दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। तो रोजाना की तरह एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं और इसके फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हम जो खबरें होंगी मुख्य उस पर जाएंगे। उससे पहले अपने मेहमानों से हम परिचय कर लिया जाए। तो मेरे दाहिनी तरफ यूसुफ किरमानी जी हैं, समाचार संपादक हैं, सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया में रहे हैं और गहरा अनुभव है पत्रकारिता का। प्रोफेसर रविंदर गोयल, दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, हम लोग साथ एक बार फिर आज हैं। और शशिकांत जी आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एक बार फिर हम लोग साथ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ पहली बार प्रेम कुमार जी आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में रहे और इस समय विभिन्न चैनल्स में इनको डिबेट्स में देखा जा सकता है मेहमान के तौर पर। और जूझते हुए जो एक सत्ता है उसके जो भोपू हैं, उसके जो कारिंदे, उनके खिलाफ लड़ते हुए, तो लोहा लेते हुए इनको हम लोग देखते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी, खासकर यूसुफ किरमानी जी और प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है, और शशि जी, रविंदर जी का भी। शुक्रिया 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 महेंद्र। तो समय गलत सबसे दिखा रहा पहले है, सॉरी, ये समय कुछ कुछ बोल रहे गलत थे दिखा आप? रहा है। नहीं, मैं कह रहा था घड़ी कुछ समय गलत दिखा रही है। चलिए, घड़ी अपना समय दिखाएगी, हम लोग जो कार्यक्रम वो चलता रहेगा। रविंदर जी, तो शुरुआत करते हैं खबरों से, और इसमें हम चाहेंगे शशिकांत जी कुछ खबरें जो उनके दिमाग आज पढ़े हैं उसको पेश करें, और उसके बाद कुछ हम लोग भी खबरें रखेंगे जी। सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। मेरे पास जो आज की खबरें जो मैंने देखी हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कि राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक कट्टरता है उस पर एक तरह से हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि इसने भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। अभी हाल के दिनों में जो ईश निंदा या पैगंबर की निंदा जिसे हम कहते हैं, उसके वाकये आए जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर निकाला। तो इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत नुकसान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान के विदेशी संबंधों को इस धार्मिक कट्टरता से काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसी से जुड़ा एक अन्य मसला है जिसमें लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान, जिसमें राष्ट्रपति भी उपस्थित थे, उसमें अखिलेश यादव ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में और देश में भेदभाव नहीं दूर होगा तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी और उर्दू साथ साथ रहे और हमें साथ साथ रहने की राजनीति पर आगे बढ़ना होगा। एक वक्तव्य खास तौर से जो चिंताजनक है पंजाब के संदर्भ में, जिसमें अकाल तख्त के जत्थेदारी ज्ञान हरप्रीत सिंह ने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू ने सिखों के खिलाफ पॉलिसी बनाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी का नतीजा था। और साथ में उन्होंने कहा, जो ज्यादा चिंताजनक है, उन्होंने कहा कि अकाल तख्त जो है वो युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देगा और वो अपने धर्म के प्रचार के लिए लोगों के बीच में भेजेगा। और मुख्य बात उन्होंने कही कि वो एक किस्म से आर्म्स ट्रेनिंग जो है अपने युवाओं को देगा, अलग अलग इकाइयों में गठित करके। और इसी बीच में, इसी धार्मिक कट्टरता और विद्वेष के ही माहौल में ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी जो है सांसद हैं, उनका वक्तव्य आया है कि यदि अन्य छोटे छोटे मामलों में एनएसए लगाए गए, कानपुर में 35 लोगों पर एनएसए लगाया गया, तो नुपुर शर्मा अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई। और ऐसा वक्तव्य कई नेताओं ने, मैंने देखा है, दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने वक्तव्य दिए हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और मायावती जी ने भी मांग की है, मायावती जी ने भी मांग की है कि गिरफ्तार किया जाए। हाँ, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यही प्रश्न उठता है कि आखिर उन्हें अभी तक उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। केवल पार्टी से निकाल देना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। यही बात मायावती ने कही है। राइट। यूसुफ जी अभी आएंगे, उस पर बातचीत उसी पर करनी है जी, अभी। और एक अन्य खबर है जिसमें कि यूजीसी ने, जो कि जिसके हम जगदीश कुमार वहां के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये जो देश भर में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय सम जिनको कहा जाता है, इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटीज, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये दर्जा खत्म होगा और सारे विश्वविद्यालय होंगे। और ये मेरे हिसाब से एक सही स्टेप है, क्योंकि आज के समय में इतने छोटे छोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी
अस्तित्व में आ रहे हैं, तो ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर स्थिति में है और अब डीम्ड का कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि उनके छात्रों को समस्या होती थी कि वो अपने आप को पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय का भी नहीं मान पाते थे और उनकी स्थिति अस्पष्ट होती थी, खासतौर से विदेशों में। तो ऐसी स्थिति में डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का खत्म करने का जो यूजीसी का निर्णय है वो स्वागत योग्य है। और एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें कि लोगों ने तंज किया है कि सुभाष चंद्रा जो राज्यसभा से कैंडिडेटर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राजस्थान से इलेक्ट हो रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी, उनको बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन देने का निर्णय किया है। तो इस पर कांग्रेस के जो उदित राज हैं, जो दलित नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी क्या लोगों को संदेह है, क्योंकि सुभाष चंद्रा हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं और वो एक किस्म से राइट विंग चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको लेकर के बसपा का जो समर्थन है उस पर उन्होंने तंज किया कि क्या अभी भी लोगों को शक है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में अंतिम खबर ये है कि दक्षिण से भाषा विवाद, इस बात को एक समय में लोहिया जी कहा करते थे कि यदि देश में सांप्रदायिक तत्व बढ़ेंगे तो भारत जो है अनेक किस्म से विभाजक प्रवृत्तियों से घिर जाएगा और एक तरह से अलगाव की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था एक दौर में, वो बात लगभग दिखाई देने लगी है। और उसमें दक्षिण भारत के जो TKS एलोंगोवन वहाँ के जो नेता हैं, प्रमुख के द्रविड़ मुनेत्र कार्यक्रम के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है वो हिंदी के माध्यम से मनु धर्म को थोपने की कोशिश की जा रही है। अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया तो हमारी स्थिति शूद्रों और गुलामों जैसी हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हिंदी जो है वो गरीब राज्यों की भाषा है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी प्रदेश का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में की भाषा है और इसलिए ये इसी भाषा के कारण ये राज्य विकसित नहीं हो पाए। तो ये बहुत ही विवादास्पद बयान है उस दृष्टि से, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि एक ऐसा दौर, ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं जहां की विद्वेष और विभाजन की पूरी ग्रामर जो है राजनीति में लिखी जा रही है। तो ये चंद खबरें थी मेरे पास महेंद्र जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। रविंद्र गोयल जी, आपके पास एक खबर थी, उसको रख दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं सिलसिले। सिर्फ एक खबर बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद इनकम टैक्स विभाग ने नंबर का ब्लैक मनी के मामले में एक कार्रवाई की है। अनिल अंबानी के साथ इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि इनके पास 800 करोड़ रुपया ब्लैक मनी है जो बाहर जमा है। अगर इस देश के अंदर ब्लैक मनी पर कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है इस देश के विकास के लिए काफ़ी सुविधा हो सकती है। अरुण कुमार अर्थशास्त्री का कहना है कि यहाँ पर ब्लैक मनी जो है वो मुख्य इकोनॉमी का 60% है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, पर फिर भी एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए। महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आते हैं अब मूल विषय पर जिस पर आज हमको बातचीत करनी है। तो 101 देशों का कभी अगुवा हुआ करता था भारत, और पूरे दुनिया में एक तीसरी ताकत जो खड़ी थी उसके अगुवा के तौर पर खड़ा था। आज उस भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और वो सब कुछ जो है सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके कुछ नेताओं के बयान के चलते पूरी दुनिया में सामानों का बहिष्कार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर काली पोती जा रही है, और कुछ ऐसे चेहरे पर कुछ ऐसे धब्बे दिखे जिसको हम शायद यहाँ बयान भी नहीं कर सकते। और आज कहा जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी की अपनी नीतियों के चलते, उसके बयानों के चलते आज ये स्थिति खड़ी हुई है। तो कहा जा सकता है कि अगर जो पतन का जो दौर चल रहा है उसकी पहली सीढ़ी पर विश्वगुरु की ये स्थिति है। अगर पतन का पाताल हम तय करेंगे तो उस समय की तस्वीर क्या होगी, कितनी भयावह होगी, उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके हमको नहीं लगता है कि इससे पार्टी कहीं चेतने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया गया है। तात्कालिक मौके पर भले कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, इस पर हम बात करेंगे। बाद में उनको पुरस्कार मिला हो, ऐसे लोगों को जो है वहाँ तवज्जो मिलती है, दिया जाए। इस मसले पर हम बातचीत करना चाहेंगे और शुरुआत करेंगे हमको लगता है यूसुफ किरमानी जी। आप इस मसले पर, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लिख रहे हैं। ताज़ा अपडेट के साथ हम चाहेंगे अपने विचार रखिए, और जहां इस स्थिति को लेकर खाड़ी के देशों में खास करके क्या तस्वीर बन रही है उसको अगर आप फोकस करके कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यूसुफ जी। जी,
महन जी, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि खाड़ी के देशों में जो भारत के मुकाबले अर्थव्यवस्था में, जनसंख्या में, डेमोग्राफी में कहीं नहीं ठहरते, उन्होंने वो कदम उठाया है, वो साहस दिखाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से कतर ने, जिस तरह से ईरान ने, जिस तरह से कुवैत ने, सऊदी अरब ने भारत में जो बीजेपी के चंद नेताओं ने बेवकूफ़ी दिखाई, उसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया और एक अपनी निंदा किया और विरोध किया। लेकिन वो इस हद तक चले गए जब उन्होंने भारत से कहा कि आप माफ़ी मांगे। और ये मतलब ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मैं एक मुस्लिम भी हूँ, मैं इस वजह से खुश नहीं होना चाहता हूँ कि ये जो खाड़ी के देश हैं या जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी हो गई है विदेशों में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो मेरा ये कहना है सिंपली कि आज जो कुवैत में हुआ वो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय सामानों का बहिष्कार हो रहा है वो इससे भी बड़ा खतरा है। आज कुवैत में वहाँ के जो सुपरमार्केट है वहाँ से भारतीय सामान को उठाया गया, उनके जो सुपरमार्केट के वर्कर्स थे उन्होंने उसको एक टोकरी में रखा और जाके कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके वीडियो और फोटोग्राफ आ गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में वो दिखाया जा रहा है। इसी तरह से कतर में हुआ, इसी तरह से सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब के तमाम जो देश हैं छोटे छोटे, दुबई है या जद्दा है, वहाँ पे तमाम सुपरमार्केट में भारतीय सामानों का बहिष्कार हो रहा है और शेल्फ से सारी चीजें गायब हो गई हैं। तो भारत से बहुत भारी संख्या में इन देशों को एक्सपोर्ट होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाड़ी देश तमाम चीजों के लिए भारत पर डिपेंड है, और वही हमारे सामान का अगर बहिष्कार कर देंगे, सामान मंगाना बंद कर देंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति पे भी असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ माफी मांगने जैसी बात नहीं है, बल्कि ये उन देशों द्वारा जो जिस तरह से एक साहस दिखाया गया है उसकी भी बात होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने जो कुछ किया और वो उसकी लंबे समय से भूमिका तैयार हो रही थी, ये बहुत बीजेपी की तरफ से सोची समझी साजिश थी जिसके जरिए पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बुलवाया गया। वो कोई एक दिन का तमाशा नहीं है, ये आए दिन का तमाशा है। और पिछले 8 वर्षों से यही सब जो भारतीय मीडिया है तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, उस पर रोजाना की बहसों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। तो ये होना ही था। नूपुर शर्मा या नवीन जिंदल उसका एक मोहरा है, बहुत छोटा सा मोहरा, प्यादे जिसको कहते हैं, उनकी उसमें मैं बहुत ज्यादा गलती नहीं मानता हूँ। उनका जो ब्रेन वॉश नागपुर से किया जाता है या बीजेपी मुख्यालय से किया जाता है, उसका ये नतीजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी अपनी तीसरी गलती से, आपको बता दूं कि बीजेपी की ये तीसरी गलती है सऊदी अरब में जो इस तरह का जो हरकत हुई है। सबसे पहले उसने जमातियों के खिलाफ यहाँ पे एक माहौल बनाया और एक उसके जो बीजेपी समर्थित मीडिया है उसने टीवी पे खबरें चलाई कि किस तरह से मुसलमान कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। उसके बाद वो जो बेंगलुरु का बीजेपी सांसद है तेजस्वी सूर्या, उसने 2015 में अरब की महिलाओं के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसको उसने 2020 में फिर से ट्वीट किया। उस पर हंगामा हुआ। सऊदी अरब ने कहा कि आपको ये ट्वीट वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद भारत सरकार ने उस ट्वीट को हटवाया और चैनलों से कहा कि इसको टोन डाउन कीजिए, इसको बढ़ाइए मत। इसी तरह जमाती लोग कोरोना फैला रहे हैं, उसमें भी बड़ी बेइज्जती हुई। कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने भी कहा कि भारतीय मीडिया ने नासमझी दिखाई है। और अब ये तीसरा मामला है जो नूपुर शर्मा का हुआ है। तो बार बार भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत सरकार को नीचा देखना पड़ रहा है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है हम जैसे लोगों के लिए। मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मैं सबसे पहले इन मुद्दों पे भी अपनी राय रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बहस को 3 हिस्से में बांटना चाहूंगा और मैं चाहूंगा उस पर बारी बारी से अगर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तो खाड़ी देशों से हमारे जो रिश्ते रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते रहे हैं, बहुत ही मजबूत रिश्ते रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं। 65 लाख की आबादी करीब जो है वहाँ रहती है, भारतीयों की रोजगार में लगी हुई है, एक अच्छी खासी मार्केट, वहाँ सामान हमारा बिकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ओआईसी हमेशा लगातार कश्मीर के मसले पे हो या तमाम जो देश हैं कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान के बरखिलाफ हमारे साथ खड़े होते थे। तो सबसे पहली बात ये जो पूरा मसला चला, इसमें कितना डिप्लोमेटिक तौर पर हम जो है प्रभावित होने जा रहे हैं, उसको जो नुकसान है वो कितना बड़ा नुकसान है, एक विषय हो सकता है, इस पर हम लोग को करें। दूसरा जो है आपने कहा जो मार्केट है, कारपोरेट है, कारपोरेट जो कितना आगे बढ़ने, लास्ट में आएंगे।
कारपोरेट कितना आगे बढ़ने देगा, क्योंकि उसका नुकसान होने जा रहा है और कारपोरेट की गिरफ्त में यहाँ सरकार है। तो लिहाजा ये जो बैलेंस है वो कितना बिगड़ रहा है, कितना बन रहा है उस नजरिए से। और तीसरी बात, अंदरूनी तौर पर अभी जो बात कही जा रही है कि हमने कई बार देखा कि ऐसे मौकों पर बीजेपी जो है दंडित करती है अपने नेताओं को और बाद में उनको पुरस्कृत करती है। आप सब लोग अपना म्यूट कर लें प्लीज, वो आवाज आ रही है, म्यूट कर लें, जो नहीं बोलेंगे म्यूट कर लें, और उसके बाद जो है जब बोले तो अनम्यूट कर लिया करें। हमने देखा कि दयाशंकर वाले मामले में जो वहां आया था लखनऊ में, उनकी पत्नी को बाद में टिकट दिया गया और बाद में दयाशंकर भी मंत्री बन गए। इसी तरह से प्रज्ञा वाले मामले में आप देखिएगा, मोदी जी नाराज हुए थे और कहे थे मैं बहुत दुखी हूं, और प्रज्ञा जो है बाद में प्रमोशन मिला। और कहा जा रहा है फिर एक बार जो है जिस तरह से भले अभी तात्कालिक तौर पर उनको सजा दे दी गई है, बाद में ही बड़े चैंपियन और बड़े नेता बनेंगे और हमारे सामने आके खड़े होंगे। ये जो पूरी रणनीति रहती है, जो तरीका है बीजेपी का, इसको किस रूप में देखा जाए? तो शुरुआत कहां से करें? हमको लगता है डिप्लोमेटिक वाले मसले पर यूसुफ जी अपनी बात रख चुके हैं, हम बाद में आएंगे। प्रेम जी, हम चाहेंगे आप इस मसले पर रखिए, जो हमारे रिश्ते हैं खाड़ी देशों से और जो प्रभावित होने जा रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा हमारी जो है अंदरूनी राजनीति पर, और पूरा जो है कितना उसका असर पड़ेगा निगेटिव। जी महेंद्र जी, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं कि जब गुजरात में दंगे हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे गुजरात, और उस समय उनके दो बयान बहुत चर्चित हुए थे। एक तो राजधर्म वाला बयान था और दूसरा एक बयान था जो उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाने जाएंगे, हम दुनिया क्या मुंह लेकर दिखाने जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, जो हमारे मित्रवत हैं और सदियों से हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। और आज देखिए 20-22 साल हो गए उस घटना को, और आज वही स्थिति है कि हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे, यही प्रश्न तो हमारे सामने है। और उसी बात को वही व्यक्ति जिनको राजधर्म सिखाया जा रहा था, तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनको उस राजधर्म की भी रक्षा करनी पड़ रही है, चाहे वो दिखावे में करना पड़ रहा हो। लेकिन दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे, इस बात की भी रक्षा करनी पड़ रही है, चाहे दिखावे में करना पड़ रहा हो। तो ये स्थिति 22 साल में खुद आई है। इससे पहले तक आपने जिक्र किया कि 100 से ज्यादा देशों का हम नेतृत्व कर चुके, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर चुके, हम पंचशील का सिद्धांत देने वालों में से हैं, हम पड़ोसी देशों के साथ एक अलग किस्म का संबंध बनाकर जीते रहे, न तो सोवियत संघ के खेमे में गए न अमेरिका के खेमे में गए, हम गुट निरपेक्ष बोलकर एक अलग गुट के तौर पर रहे। ये हमारी साख रही। और वैदेशिक नीति में हमेशा जब ऐसे मुद्दे आए जिसमें भारत को निर्णय लेना था, तो इसमें सहयोगी देश के रूप में अगर कोई उभरा तो वो या तो सोवियत संघ और उनके साथ के लोग थे, और या फिर ये खाड़ी देश के लोग थे, या आज जो 56-57 देशों का जो मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हिंदुस्तान के साथ जब चाहे तब खड़ा रहा, जरूरत के वक्त पे खड़ा रहा। भारत ने भी इजराइल की पॉलिसी में एक अलग, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक अलग रुख रखा, हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। ये भी एक दौर रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा कि हमने खिलाफत मूवमेंट चलाया, वो हमारा अतीत है। इन सबको मिला जुला के हम देखें तो हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमने जो स्टैंड लिया उसमें ज्यादातर देश हमारे साथ रहे हैं। लेकिन ये वैदेशिक नीति में एक शिफ्ट देखने को मिला है, और वो पाकिस्तान के बहाने मिला है। आज हमने पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध तो यूपीए के समय में भी नहीं था, लेकिन अब वैदेशिक नीति एक परवान चढ़ी है अलग किस्म से कि पाकिस्तान के रास्ते हम कोई व्यापार न करके हम तीसरे रास्ते से करेंगे। उसमें हमने तेहरान में ईरान में कोशिश की, सदाबहार चाबहार पोर्ट पर हमने काम किया, अब वहां भी हम बेदखल किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के हम एक व्यापारिक वैकल्पिक जो रूट होना चाहिए वो खोज नहीं पाए, इसके बावजूद कि हमने कोशिश की, और हमारी आंखों के सामने चाइना वो पुराना अतीत का सिल्क मार्ग जो था उसको जिंदा कर बैठता है और उस पर कब्जा कर बैठता है, और हम देखते रह जाते हैं। ये हमारी वैदेशिक नीति है। तो इस वैदेशिक नीति के बीच हम कैसे सरवाइव करें? हम चाइना के खिलाफ बहुत बोलते हैं, चाइना के
चीजों का बहिष्कार करने की बात बोलते हैं। हम डोकलाम और झेल चुके हैं अपने गलवान घाटी। इसके बावजूद चाइना का व्यापार हमारे साथ निरंतर बढ़ा है, चाइना का दखल हमारे देश में निरंतर बढ़ा है, हम यहाँ भी जी कुछ जी नहीं कर पाए। जी प्रेम जी, जी जी प्रेम जी, हम जी आएंगे। चाइना वाला पक्ष बाद में आएगा। हम क्योंकि 3 मुद्दे पर हम केंद्रित कर रहे हैं, आगे फिर आते हैं आपके पास दूसरे उस पर। रविंदर जी, जो प्रेम जी ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि रूस और खाड़ी के देश जब भी कोई संकट आता था हमारे साथ खड़े होते थे। कतर और कुवैत, तेहरान मतलब ईरान, ये तीनों देश हमारे सबसे घनिष्ठ देशों में गिने जाते हैं। तीनों ने जो हमारे राजदूत को बुलाया है और विरोध दर्ज किया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इस समय कतर की यात्रा पर है और वहां भोज कैंसिल हुआ, कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है हमारे उपराष्ट्रपति को। तो कहां हम ले जाके खड़ा कर दिए देश को। और ये तस्वीर अगर बनती है कि पूरा जो है खाड़ी हमारे खिलाफ हो जाए, ओआईसी हमारे खिलाफ हो जाए, तो हमारी जो अंदरूनी कश्मीर के संबंध में और दूसरी नीतियां हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कितना चोट पहुंचने जा रही है और क्या तस्वीर बनेगी। रविंदर जी। देखिए महेंद्र जी, मैं समझता हूं कि भारत सरकार जिस नजरिए से काम कर रही है वो ये है, उसका ये मानना है कि भारत के अंदर कोई उग्र मुस्लिम विरोध जो है आज का तो है नहीं। पिछले 10-12 साल से लगातार मोदी सरकार जब से आई है उग्र मुस्लिम विरोध की राजनीति चल रही है। उस राजनीति के पीछे जो नहीं, चिंतन उग्र है, मुस्लिम विरोध की उग्र हिंदू विरोध। उग्र हिंदुओं द्वारा मुस्लिम का विरोध, मैं जो कहना हाँ, चाहता हूँ। नहीं, गलत है ये शब्द, आपका शब्द गलत है। गलत हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं हाँ, है। ठीक ठीक। तो न कह रहे स्वतंत्रता हैं मुसलमानों पूरी के तरह खिलाफ का उग्र जो है हिंदुओं का विरोध, मुसलमानों उग्र के हिंदू खिलाफ विरोध। उग्र राजनीति, हिंदुओं का जो विरोध हाँ है जी जी जी। वो पिछले कई साल से चल रहा है। और उसके पीछे मान्यता ये है, कुछ लोगों की कहना है कि भारत का ये आकलन है कि चूंकि अमेरिका और खाड़ी के देशों के हिंदुस्तान के साथ संबंध आर्थिक है, इसलिए वो इस मामले पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। और इसके चलते वो लोग ये अपना काम कर रहे थे और उसी का एक्सटेंशन ये है। इस बीच में एक फर्क पड़ गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के दौड़ने के बाद, अफगानिस्तान से जब से अमेरिका में भागा है तब से एक बात साफ हो गई है कि दुनिया में अब इस्लामोफोबिया की जो राजनीति है वो एक निचले स्तर पर जा रही है। और उस राजनीति के अंदर ये जो नक्शा है मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए घातक होगा। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने अपना नजरिया नहीं बदला तो दूरगामी तौर पर यह हिंदुस्तान के हितों को नुकसानदेह होगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान विरोध की जो राजनीति भाजपा में की है वो बाहरी मात्र से नहीं चलेगा। वो इसके लिए भीतर हमारे देश के अंदर एक सांप्रदायिकता विरोधी सशक्त आंदोलन होना होगा, तभी इसका कोई हल निकलेगा। तो इसलिए मैं अभी बिल बहुत आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि एक बात और जोड़ दूं कि कल तक जो भाजपा के नेता इसकी माफी मांग रहे थे, कह रहे थे फ्रिंज एलिमेंट है, आज ही फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये जो ओआईसी ने जो कहा या पाकिस्तान ने जो आलोचना की है वो बड़ी नैरो माइंडेडनेस की प्रतीक है। जबकि ये जो दो भाषी बात है, ये मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी खुद तय नहीं है कि इसके बारे में क्या वो लाइन लेगी। और इसीलिए आपका ये बहुत संभव है कि इन लोगों को आगे इनाम दिया जाए। महेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। शशि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो इशारा कर रहे थे कि ये जो बाहर के दबाव में कुछ एक फैसला हुआ है, जब तक अंदरूनी कोई दबाव नहीं बनता, जिसकी तरफ आज चिदम्बरम ने भी चिन्हित किया जिस बात को कि बाहर के दबाव में ये फैसला लिया है, अंदरूनी तौर पे जो भी करते रहिए, विपक्ष जो करे, जनता जो करे, उसकी कोई परवाह जो है सरकार नहीं करती है। तो ये जो बात है ये कितने दिनों तक चलेगी और कितने दिन सफल रहेगी, जब तक अंदरूनी तौर पर कोई ताकत नहीं खड़ी होती है। और पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ने जा रहा है भारतीय राजनीति पर और उसके अपने जो है एजेंडे पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय या वैदेशिक संबंधों के डोमेस्टिक कंपल्सन्स, आंतरिक दबाव होते हैं और वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं। अगर आप देखें कि अमेरिका में जो एक चिंतक थे सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जहां ये पोर्ट्रे किया था कि जो इस्लामिक नेशंस हैं वो एक अलग सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिश्चियनिटी एक अलग सिविलाइजेशन को। उन्होंने सिविलाइजेशन को रिलीजियस कल्चर के पैरेलल मानते हुए
वो किया, जबकि ये पूरी थियरी खुद यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में कोलैप्स कर गई और वो अब वो कोई उसका लेवा नहीं है, नाम लेवा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के जो राजनीति में जो सांप्रदायिकता के आधार पर शक्ति का निर्माण हो रहा है, जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की बात की जाती है, उसका इनबिल्ट कैरेक्टर है इस्लामिक बिलीफ को या इस्लाम के अनुयायियों की अदरिंग या उनका अन्नीकरण। जो सामाजिक और धार्मिक आधार पर जो दुराव की जो प्रवृत्ति है, वो भारत की राजनीति का एक तरह से धुरी बनाने की एक तरफ कोशिश की जाती रही और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप अभी देख रहे हैं, जहां की इसी के आधार पर जिस प्रकार के घटनाक्रम, जिस प्रकार के एलिमेंट्स बिल्ड किए गए हैं, वो इस तरह तमाम किस्म के वक्तव्य दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आज के वैश्वीकृत समाज में जहां टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन के एक नए दौर में पहुंचे हैं, एक छोटी सी घटना भी आज विश्व की सूचना का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज का, जो कि एक तरह से थियोक्रेटिक हैं, उनके द्वारा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन गल्फ कंट्रीज का जो थियोक्रेटिक नेचर है वो एक भिन्न है। भारत ने जब आजादी के बाद एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट और गवर्नमेंट की बात जब की गई थी, उसके पीछे ये एक बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। आज ये कोई अचानक नहीं हुआ है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक तरह से गुटनिरपेक्षता और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात, अभी कुछ ही दिन पहले, कल परसों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो नेहरूवियन पॉलिटिक्स को रीट्रेट और रिसरेक्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तब किया जा रहा है जब ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो चुका है। दुनिया में भारत के बारे में एक किस्म के धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, ये छवि बनती जा रही है। और ये छवि नहीं बन रही है, हकीकत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम जब छवि कहते हैं तो ये प्रिजम्पशन मान करके चलते हैं कि वैसा नहीं हो रहा है। हकीकत में सामाजिक और धार्मिक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान के आंतरिक राजनीति को विभाजित कर दिया है। और ये देखना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जो सरकार केंद्र में है, यदि ये पूरी एक तात्कालिक रणनीति के हिस्सा हो कि जहां हम गल्फ कंट्रीज के साथ थोड़ा नॉर्मलाइज करें, तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप एक तरफ कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते रहें, माइनॉरिटी टारगेटिंग भी करते रहें, और दूसरी तरफ हम दुनिया के जो गल्फ कंट्रीज हैं या और भी जो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वहां अपनी एक बहुत ही उदार छवि पेश करने में सफल हों। ये दुधारी मामला चलेगा नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस में देखें तो जो गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो केवल 6 देशों की अगर हम बात करें, तो पिछले दिनों में केवल 21-22 में 9.5% से बढ़ करके टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें 10.4% जो है वो है आज की तारीख में, यानी वृद्धि, लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे ही इंपोर्ट यानी आयात में भी बहुत ही निर्णायक वृद्धि पिछले 1 साल में ही गल्फ कंट्रीज से हुई है। तो आपके लगभग अगर हम मानकर चले 10 से 15% का भी वैश्विक आयात और निर्यात यदि आपका इन इस्लामिक कंट्रीज के साथ है, हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, क्योंकि जब हम इस्लामिक कहते हैं तो एक और धारणा हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में सतहीकरण और सरलीकरण के अपने खतरे होते हैं। इन गल्फ कंट्रीज में भी, इनके आंतरिक समाजों में भी और इन अलग अलग देशों में भी इस्लाम का एक गहरा स्वरूप कभी नहीं रहा है। ईरान, कुवैत और ऐसे जितने भी देश हैं, इनमें एक किस्म का विविधतापन और बहुलपन है। जो वेस्ट ने, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, खासतौर से जो कम्युनली पोलराइज्ड जो हिंदुस्तानी माइंडसेट जिस तरीके से कर दिया गया है, जिसमें पश्चिम एशिया की एक इकहरी छवि प्रस्तुत की गई है। ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसे सारे के सारे तालिबान के ही वहां संस्करण हो, जबकि ऐसा नहीं है। वहां अलग अलग शेड्स हैं। ये इसमें सबसे बड़ा दोष उस कल्चरल सिविलाइजेशनल क्लैश की थियरी और अमेरिकी मीडिया, पश्चिम मीडिया ने बिल्कुल किया है। तो ये मेरे विदेश नीति की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा कि भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की ओर वापस लौटना होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में केंद्रीय तत्व तो यही होगा कि अगर विकास, आर्थिक विकास को केंद्र में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनय डिप्लोमेसी, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री ही एक जस्टिफाइड और इक्वली एक्सेप्टेबल डिप्लोमेसी को जनरेट कर सकता है। अन्यथा आप केवल कम्युनल बैलेंसिंग का एक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण एक्सिस है इजराइल का। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरीके से भारत की मौजूदा सरकार और इजराइल के बीच में बहुत सारे समझौते हुए हैं और बहुत सारे पोजीशंस फिलिस्तीन पर भारत ने अपना स्टैंड डाइल्यूट किया है, बदला। तो ये सारे हम आते हैं जी।
आपने एकदम साफ किया उस तस्वीर को। ये तो सही बात है कि होना चाहिए, और बगैर उसके हुए चीजें ठीक नहीं होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन अपनी जो सरकार की गति है, नीति है, और जो दिशा है, उसमें कहीं ये होता हुआ नहीं दिख रहा, और ना होने की कोई संभावना दिख रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि संघ जो है, जो 100 साल पहले बना था, उसने एक रास्ता ले लिया है और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो आंदोलन का जय क्या हो भाव है कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। म्यूट कर दीजिए प्लीज, कहीं से वो आ रही है। म्यूट कर दीजिए अपने उसको। यूसुफ जी अपना म्यूट कर। हाँ, मैं अब आ रहा हूँ जी। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पर। तो अभी शशि जी ने जो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके खाड़ी देशों के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो आयात निर्यात लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो सत्तारूढ़ है, वो कहा जा रहा है कारपोरेट के गिरफ्त में, उसकी गोद में बैठी है, क्या उस घाटे को कारपोरेट सहने के लिए तैयार है? क्योंकि सरकार की जो दिशा है एक ऐसी है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली है, जो कारपोरेट को सीधे चोट पहुंचाएगी। ये जो बैलेंस बिगड़ रहा है, ये कैसे, क्या दिशा लेगा? हम चाहेंगे इस पर अगर 2-2 मिनट, मतलब 1-1 मिनट रखें तो बेहतर रहेगा। फिर आखिरी एक सवाल के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। यूसुफ जी, ये जो बैलेंस बनाने की बात है कारपोरेट और कम्युनलिज्म का, क्योंकि तो नुकसान पहुंचाने जा रहा है सरकार को। आप सही कह रहे हैं कि ये सरकार को दीर्घ काल में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कारपोरेट इतना शातिर है कि वो बहुत आसानी से इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाता है। जो खाड़ी के देश हैं वो बहुत ज़्यादा भारत पे निर्भर हैं तमाम चीज़ों के लिए, और वो ये जो घटना हुई है इसमें माफ़ी तलाफी हो जाएगी, और जो बीजेपी ने कदम उठाया है उसको स्वागत भी कर लिया है, उसका कतर ने, सऊदी अरब ने स्वागत कर लिया है, तो ये बात थम जाएगी अगले 2-4 दिन में और बिजनेस एज यूजुअल लौट आएगा। लेकिन वहाँ का जो मुस्लिम है, जो आम मुस्लिम है वहाँ का, वो नाराज है। उसकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। उसकी नाराजगी तभी दूर होगी जब यहाँ के मुसलमान सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देंगे कि भाई हम बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे हैं और आपकी ये सब नहीं चलेगी। तो आप कारपोरेट की चिंता मत कीजिए, वो अपना मोर्चा खुद संभाल लेगा और वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। यूसुफ जी, पर्टिकुलर मैं इस घटना पर क्यों नहीं कह रहा हूँ, जो दिशा है, चीजें जिस तरह से आगे बढ़ेंगी, आरएसएस का जो एजेंडा है, क्योंकि एक्सट्रीम तक जाएगा वो, क्योंकि यहीं रुकेगा नहीं मामला, तब उस स्थिति में क्या होगा, वो बैलेंस कैसे बनेगा? मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, जब भारत में एनआरसी सीए आंदोलन चल रहा था और एक शाहीन बाग आंदोलन चला पूरे देश में और मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, एएमयू में, जामिया में, जेएनयू में जिस तरह से घटनाएं हुई, तो वो उस मौके पर सऊदी अरब या तमाम देश चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादतियां हुई उसके बारे में वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद लिंचिंग के मामले आए जिसपे भी वो चुप रहे, उस पर कुछ नहीं बोले। कहने का अर्थ ये है कि जब भारतीय मुसलमानों पर यहाँ लोकल लेवल पे तमाम घटनाएं होती हैं, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं उस पर वो सऊदी अरब या कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही ईश निंदा पे बात आई, पैगंबर पे टिप्पणी की गई या किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत पे टिप्पणी की जाएगी आगे, तो वो जरूर उद्वेलित होंगे और जरूर वो इस पे रिएक्ट करेंगे। अभी देखिए कानपुर में जो घटना हुई है वो बहुत विभत्स घटना है। आज आपको जानते हैं वहां क्या हुआ है? जो वहां पे 40 लोगों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और उनके होर्डिंग लगाए जा रहे हैं पूरे कानपुर में कि ये 40 लोग दंगाई हैं और उनके फोटो दिए गए हैं, और वो सारा मामला एक तरफा है, उसमें सिर्फ एक ही समुदाय विशेष के लोगों के फोटोग्राफ हैं, तो पूरी कम्युनिटी को आप दंगाई बता दे रहे हैं। तो इन सब बातों पर सऊदी अरब या दूसरे मुस्लिम कंट्री रिएक्ट करने वाले नहीं है। वो रिएक्ट तभी करेंगे जब पैगंबर पे कोई बात होगी या उनसे जुड़े महापुरुषों पर कोई बात होगी। तो ये बिजनेस 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन आरएसएस का जो एजेंडा है अगर वो लागू रहा तो कहीं ना कहीं फिर गलती होगी और फिर ये गिर जाएंगे। प्रेम जी, आपका कुछ कहना इस पर? जी, निश्चित रूप से जो घटनाएं घट रही हैं, इसको जो सोशल डेमोक्रेटिक जो फॉर्मेट देश का होना चाहिए, वो केवल एक सिद्धांत नहीं है, वो वास्तव में एक ज़रूरत होती है। वो व्यापारिक ज़रूरत भी है और जीने के लिए भी जो आवश्यकता है वो भी है। तो इससे हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। ये कोर्स करेक्शन जो है वक्त लेता है। जो आपने कहा कि व्यापारिक वर्ग जो है वो इसको करेक्शन करेगा, तो निश्चित रूप से दुनिया में
हम तो इस रूप में देखते रहे ना कि उद्योगपति कुछ देशों को चलाता है, अपने अपने देश को, लेकिन आज जो ग्लोबल जायंट्स हैं वो पूरी दुनिया चलाने के लिए इकट्ठा हुई है, जिसमें आप 50 से ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। जो बड़े बड़े अरबपति हैं वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उस स्थिति में है, तो उनका नफा नुकसान भी इस पर असर करेगा। तो आज जो हम कह रहे हैं कि सरकार ने जो एक्शन लिया है अपने दो प्रवक्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार चलाने वाली पार्टी ने, तो वो एक्शन दिखावे का है। ये इसी बात की ओर इशारा करता है, चूंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा से ये एक्शन मेल नहीं खाता है। और ये एक्शन लेना इसलिए पड़ा है क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक कूटनीतिक व्यवस्था है, इसके तहत लेना पड़ा है। ये स्थिति साफ हो रही है। तो हम ये आने वाले समय में ये देखते हैं कि चूंकि अभी बात यूसुफ जी ने की कि जो आम लोग हैं गल्फ के, वो क्या सोचते हैं, वो इसको माफ करने के लिए तैयार हैं क्या? उसी तरीके से आप ये भी समझिए कि आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुसलमान, यहाँ का रिएक्शन क्या डिफरेंट रहेगा इसी आधार पर कि आप वहां भी एक कोर्स करेक्शन होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांटा जा रहा है ना एक ही विषय पर, दो हर परिवार में दो सोच डेवलप हो रही है, तो इसमें एक मेल मिलाप वाली स्थिति होगी कि नहीं होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बीजेपी के भीतर अगर आज इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उसका नेतृत्व जो है तथाकथित तुष्टीकरण करने लगा है, ये बात उठ रही है, तो दूसरी तरफ में बीजेपी में ऐसे लोग भी मजबूती से खड़े कि नहीं निर्णय वापस लेना चाहिए, और इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि जो परंपरागत नीति है उसको भी फॉलो करना चाहिए। दो खेमा वहां भी है, विपक्ष में भी दो खेमे हैं, हर जगह दो खेमे हैं। तो ये जो दो खेमों में बटा है, ये इसलिए बटा है कि पूरा हिंदुस्तान ही ध्रुवीकरण के दायरे में दो हिस्सों में बटा हुआ है, हर परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदू मुसलमान बटा हुआ है, हिंदू में भी परिवार में भी दो मत है, मुसलमान परिवार में भी दो मत है, ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो इसके लिए ये संघर्ष आगे चलेगा, ऐसी घटनाएं भी घटेंगी, इसको करेक्शन करने के भी मौके आएंगे। तो हम जैसे लोग जो कि वैचारिक रूप से मंथन करते हैं, उसको उनका जो योगदान होना चाहिए वो जितना भी थोड़ा हो मगर होना जरूरी है, तभी उस मंथन में हम एक करेक्शन वाले काम जी प्रोफेसर रविंदर गोयल जी, मैं समझता हूं कि इस बात को अगर समझना है तो अफगानिस्तान में अमेरिकी वापसी के बाद विश्व राजनीति में एक मौलिक परिवर्तन हो गया है कि अब इस्लामोफोबिया, हैटिंगटन के थीसिस का जो दौर था वो अब खात्मे की ओर है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ का कारपोरेट ये चाहेगा कि जो है इसको कोर्स करेक्शन किया जाए, लेकिन जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा, इस भाजपा के भीतर ही दो धाराएं पैदा होंगी, लेकिन कोई कोर्स करेक्शन होने के लिए एक मजबूत स्वतंत्र देशव्यापी धारा की एक जरूरत है। उसके बिना मुझे उम्मीद नहीं लगती कि कोई कोर्स करेक्शन होगा। शशिकांत जी, आपको कोई दिख रही है ऐसी धारा जो खड़ी हो और चीजों को आगे बढ़ा दे और ऐसे एलिमेंट्स पीछे चली जाएं? देखिए, एक तो जो ग्लोबल कंपल्सन्स हैं, जब हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आंतरिक जो कंपल्सन्स हैं या उनके दबाव हैं वो वैश्विक नीतियों को प्रभावित करती हैं, तो वैश्विक जो दबाव हैं वो भी आपकी आंतरिक नीतियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आपकी जिस प्रकार की शक्ति किसी भी देश में सत्ता में होती है, वो बाह्य शक्तियां, मतलब उसमें कौन सा वो आउटवे कौन सा करता है। अगर ये आंतरिक तौर पर लगातार कमजोर पड़ते जाएंगे तो इनके लिए कम्युनल पोलराइजेशन एक स्ट्रैटेजी के रूप में लगातार बना रहेगा। ये कभी भी कोई सत्ताधारी शक्ति जो है वो नहीं चाहेगी कि जो उसका केंद्रीय आधार है उसके आगे बढ़ने का, उससे अलग हटे। तो अगर, लेकिन दूसरी तरफ भारत में पिछले वर्षों में जो लगातार ऐसी शक्तियां इनके पूरे नीतियों के द्वारा भी आइसोलेट हुई हैं, और जो भारतीय संविधान का जो कोर्स है, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से अलग हटना या उसको डिरेल करना, ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान के 70 साल के संवैधानिक लोकतंत्र का और एक सेक्युलर डेमोक्रेसी का जो प्रैक्टिस है, जो विदेश नीति में भी रिफ्लेक्ट होता रहा है, गुटनिरपेक्षता के रूप में, पंचशील के रूप में और अन्य तमाम नीतिगत नाम के रूप में, अगर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, ये सब सेक्युलर डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स के ही एक्सटेंशन थे, जिसको ये लोग नहीं समझ रहे थे
जिसकी वजह से आज इन्होंने अभी वक्तव्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है कि हम संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। तो संवैधानिक मूल्यों में जब विश्वास करते हैं, ये कह रहे हैं, तो इन्हें सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में भी विश्वास करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है और ये देखना होगा कि व्यापारिक हितों के कारण इंडिया में जो इंपोर्ट है, टोटल लगभग बढ़ करके टोटल इंडिया के आयात का 18% जो है वो गल्फ कंट्रीज से आयात होता है, उन देशों से जिन्होंने अभी हाल फिलहाल भारत की आलोचना की है। तो 18% या 20% एक बड़ा अमाउंट होता है। आपके कुल आयात का अगर 18% जा रहा है तो उसको अचानक यूसुफ जी म्यूट करिए अपने आप। तो उस 18% को आप अचानक से उस मार्केट को खोना नहीं चाहेंगे और एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी उसे आप नहीं खोना चाहेंगे। तो ये आर्थिक दबाव होंगे, वैश्विक दबाव होंगे, उन दबावों में अगर कोई आज की तारीख में आपकी बात आ गई है शशिकांत जी। मैं लास्ट में 30 सेकंड में मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस समय बीजेपी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कोई कोर्स करेक्शन करने जा रही है, लॉन्ग टर्म में वो जो है बदलने जा रही है, क्या कहा जा सकता है इस घटना के बाद? 30 सेकंड में यूसुफ जी आपसे आगे फिर बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई चेंज करने जा रही है। कि जब तक आरएसएस का उसे संरक्षण प्राप्त है या आरएसएस का इंटरफेरेंस है, तब तक बीजेपी कोई कोर्स करेक्शन में नहीं जाएगी। उसने तेजस्वी सूर्या को इतना, जो उसने सऊदी अरब की महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की थी भद्दी 2015 में और 2020 में शेयर किया था, उसको उन्होंने सांसद बना दिया। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी कोर्स करेक्शन में जाएगी। उसे वोट बैंक की चिंता है। जी रविंदर जी, अभी बटी हुई है, एक हिस्सा कोर्स करेक्शन में जाना चाहता है लेकिन एक हिस्सा इसी रास्ते पर चलना चाहता है, इसलिए क्या शक्ल वो लेगा वो आने वाला समय बताएगा, अभी से कहना मुश्किल है। शशि जी, मुझे लगता है कि वैचारिक तौर पर ये अभी पीछे नहीं हटने वाले हैं और हार्डनिंग, इनके कम्युनल हार्डनिंग में या इस तरह के उसमें बढ़ोतरी होगी। टेम्पररी जेस्चर्स भले ले लें लेकिन कोई दीर्घकालिक बदलाव हो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। प्रेम जी, जी मुझे लगता है कि जब जब एक दलीय शासन बहुत स्ट्रांग होता है और लगता है कि ये सरकार कभी जाएगी नहीं, तब तब विपक्ष उसके ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि विपक्ष उनके भीतर ही खड़ा कर देता है। अब कांग्रेस की सरकार जैसे गई थी तो वीपी सिंह कांग्रेस से निकले, या उससे पहले भी जो जनता पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस से निकली। तो अब जो नया राजनीति जो आगे आने वाला है वो बीजेपी के अंतर विरोधों से निकली हुई जो जमात होगी, वो उसके तहत ये वैकल्पिक सियासत होगी। ये मेरा हमेशा से विश्लेषण रहा है और ये इस बार ये होता दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब ने देखिए अपने तरीके से, हालांकि मेजॉरिटी ये कह रही कोई कोर्स करेक्शन नहीं होगा, जेस्चर शो किया जाएगा क्योंकि इसमें उसकी एक तात्कालिक जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, कॉर्पोरेट के अपने जो इंटरेस्ट हैं। लेकिन प्रेम जी इसमें एक दूसरी बात देख रहे हैं, अंदरूनी तौर पर कोई एक अंतर्विरोध पैदा होगा और जिसमें कुछ को झुकना पड़ सकता है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग आए और इसमें हिस्सा लियो, खास करके यूसुफ जी और प्रेम कुमार जी दोनों का खास करके शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे दूसरे साथियों का भी धन्यवाद। कल फिर हम लोग 7 बजे इसी जगह इसी समय मिलेंगे और वो कल के विषयों पर बातचीत होगी और उसकी खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को भी देखने के लिए और साथ बने रहने के लिए।